गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज की क्लास में हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, जिसकी वेटेज आपके एग्जाम के लिए होगी 5 to 8 मार्क्स की। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, देखो मैंने अभी आप लोगों को लॉ में बहुत कुछ पढ़ाया। तो अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे एक्ट पढ़े, जैसे कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जनरल क्लॉज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे सिलेबस में बहुत सारे एक्ट पढ़े। बट हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं रूल्स। ये कोई एक्ट नहीं है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, ये कोई एक्ट नहीं है, ये रूल्स है। हम किस बात के रूल्स हैं? जब भी हम लॉ को पढ़ते हैं तो हम उस लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करें। तो लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए जो रूल्स है वो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं ये इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर बात करेंगे स्टैट्यूज क्या, और फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ तो इंटरप्रिटर ऑफ स्टैट्यूज हम इसको टू पार्ट में तोड़ रहे हैं इस चैप्टर के नाम को। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है? तो हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। एंड स्टैट्यूज का मतलब होता है रिटन लॉज। तो इसका मतलब, इस चैप्टर का मतलब क्या है? जब भी हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ मेकर्स ने क्या सोच के लॉ बनाया था, हम उसकी ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा होता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं, लिखा कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और निकल सकता है? ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि समटाइम्स लिखा कुछ और होता है और उसकी मीनिंग कुछ और निकलती है। ऑफ कोर्स ऐसा होता है। हम कहाँ होता है? यस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं दो एग्जांपल ले लेती हूँ आपके सामने। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ये एग्जांपल है सर, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो क्या इसको हम इंटरप्रेट करें या सेम लैंग्वेज में इसको हम ट्रांसलेट कर लें? देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा क्या है, कंपनी में भी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अब यहाँ पे मे लगा हुआ है और मैंने आपको मे बताया कि मे का मतलब होता है कि अच्छा ठीक है, कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए भी फॉर्म हो सकती है। अगर हम इस मे को रीड करें तो अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती है। बट आप मुझे बताओ, जब हम कंपनीज को फॉर्म करेंगे तो क्या कंपनी किसी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म हो सकती है? ऑफ कोर्स नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि समटाइम्स हम जब लॉ पढ़ते हैं, लॉ को रीड करते हैं, तो समटाइम्स उनकी मीनिंग, उनकी लैंग्वेज सिंपल होती है, क्लियर होती है और उनका एक ही मीनिंग निकलता है। तो वहाँ पे सिंपली जिस फॉर्म में लॉ लिखा होता है हम उसको उस फॉर्म में रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट समटाइम्स लॉ मेकर्स ने लिखा कुछ और, उसका मीनिंग, उसका ट्रांसलेशन कुछ और निकलता है और एक्चुअल में उसका मतलब कुछ और होता है। मतलब ट्रांसलेशन, अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और है बट हमें समझना कुछ और है। बाप रे बाप, कॉन्फ्लिक्शन होती है। यस, लॉ में देखो होता क्या है सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब फॉर्म किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बॉडीज बनाई गई। एक लेजिस्लेचर बॉडी जिसने लॉ लिख दिया, अब उन्होंने लॉ लिख दिया। एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको इम्प्लीमेंट करवा रही है और जुडिशरी बॉडी अगर कभी कोई डिस्प्यूट आता है तो उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करती है ना, जजमेंट पास करती है। तो ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है कि जब लेजिस्लेचर बन रहा हो तो जो लॉ मेकर्स बॉडीज हैं उन्होंने कुछ सोच के लॉ बना दिया हो। बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है और एग्जीक्यूटिव बॉडी जब उसको इम्प्लीमेंट करती है तो समटाइम्स उसको अपना भी दिमाग यूज़ करना होता है। अब जैसे यहीं पे मैंने लिखा कि कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। इसका मतलब ये है कि मे बी फॉर्म, तो समटाइम्स कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म करेंगे, समटाइम्स कंपनी को अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म करेंगे। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, कंपनी हमेशा लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म होएगी। तो इसका मतलब है हमें ना इसको ना अपनी लैंग्वेज में अब इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना तो सेल चाहिए, बट लॉ मेकर्स ने यहाँ पे लिख दिया मे। तो क्या हम मे समझ के उसको इम्प्लीमेंट करवा दें? ऑफकोर्स नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन का यूज़ करेंगे, इंटरप्रिटेशन रूल्स का यूज़ करेंगे और हम उसकी ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे।
उसकी सही मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आई कहानी समझ में? ओके, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। अगर हम इसकी बात करें तो इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है मैम? कैसा प्रोसेस है? इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ट्रू मीनिंग, एस्टैब्लिशिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड। किसी भी शब्द की सही मीनिंग क्या होगी, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, किसकी किसकी ट्रू मीनिंग निकाल रहे हैं? जितने भी रिटन लॉज हैं उनकी, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। अगर हम लोग बात करें तो हमने इतना समझा कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? लॉ की किसी भी शब्द की ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करना। और हम यहाँ पे किसकी ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट कर रहे हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। स्टैट्यूज का मतलब रिटन लॉज। जितने भी रिटन लॉज होते हैं हम उनको बोलते हैं स्टैट्यूज, है ना। जितने भी हमारे पास रिटन लॉज होते हैं हम उनको स्टैट्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टैट्यूज की ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सर अगर हम बात करें रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो किसी भी लॉ को इंटरप्रिटेट करने के हमारे पास दो रूल्स होते हैं, है ना। सर पहला रूल क्या है? प्राइमरी। और फिर सेकंड क्या है? सेकेंडरी रूल, है ना। तो हमारे पास लॉ को इंटरप्रिटेट करने के, लॉ को पढ़ने के हमारे पास दो रूल्स दे रखे हैं, प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल। अगर लॉ में हम प्राइमरी रूल का यूज़ करके लॉ की ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ओके, बट समटाइम्स अगर हम प्राइमरी रूल से भी मतलब नहीं निकलता तो हम सेकेंडरी रूल पे मूव करते हैं, ठीक है। तो हम एक बाय एक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्राइमरी रूल। ओके, कितने रूल्स पढ़ने हैं यार हमारे को? देखो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी में 5 रूल्स हैं और सेकेंडरी में हमारे पास 4 रूल्स है ना। बट इसके अलावा और भी कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें चैप्टर में पढ़नी है ना। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमरी रूल्स। एंड प्राइमरी रूल्स कितने होते हैं हमारे पास? 5, ठीक है। कौन कौन से प्राइमरी रूल्स है हमारे पास? सर सबसे पहले आता है हमारे पास लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल। लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल। अब ये लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल क्या होता है? ये जो रूल है ना, ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन को। देखो हमेशा कॉन्फ्लिक्शंस नहीं आती है, समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोविजंस है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्शंस आती है, और समटाइम्स लॉ मेकर्स ने लॉ की लैंग्वेज को बहुत सिंपल लिखा होता है, और जहाँ पे लॉ की लैंग्वेज बहुत सिंपल लिखी हो, मीनिंग क्लियर हो, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, एक वर्ड के दो मीनिंग नहीं निकल रहे हैं, तो जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो हम लिटरल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। यानी जिस सेंस में लॉ जिस लैंग्वेज में लॉ लिखा हुआ है सिंपली हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, वेरी सिंपल। तो अगर हम लोग बात करें लिटरल कंस्ट्रक्शन की, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन को हम ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, है ना। हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखना, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड मोस्ट वाइडली यूज। ओके, अच्छा ये क्या कहता है कि हम कहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं? लॉ को इंटरप्रेट करने का पहला रूल है लिटरल कंस्ट्रक्शन। एंड लिटरल कंस्ट्रक्शन को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसको, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल। सर कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे वर्ड्स आर क्लियर, जहाँ पे लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज क्या है? बिल्कुल प्लेन है, एंड मीनिंग अनएम्बिगुअस है, मतलब एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकल रहा है, एक सेंटेंस का एक ही मीनिंग निकल रहा है, एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो वहाँ पे हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसमें आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एंड एग्रीमेंट विच इज enforceable by law is a contract। एक एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्सेबल वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस सेंटेंस का हमें पूरा मतलब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कोई इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होएगा वो कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस मैंने लिख रखा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख रखी है, इसका यही मीनिंग निकल रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट, किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्सेबल होएगा सर वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करके ही रहेगा। तो जब इस तरीके की लैंग्वेज लिखी हो, सिंपल लैंग्वेज है, अनएम्बिगुअस है, एक साथ दो मीनिंग नहीं निकल रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। बट अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था, कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, तो मे को वहाँ पे फिर अब हम मे नहीं यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे शैल यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मे हम यूज़ करके उसको इंटरप्रेट करेंगे तो फिर बेटा प्रोविजन गलत हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, अनलॉफुल पर्पस के लिए बना लोगे कंपनी, पेनाल्टी लग जाएगी, है ना। लॉ मेकर्स ने तो लिख दिया कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, आप उसको इंटरप्रेट करो, अच्छा मे लिखा है तो मे बी और मे नॉट बी, तो इसका मतलब क्या है? हम लॉफुल पर्पस के लिए बनाएंगे, अनलॉफुल के लिए बना के देखो, पिटाई लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी तुम्हारे को।
ओके, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो हम दूसरे रूल्स को यूज़ करेंगे। लिटरल कंस्ट्रक्शन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? लिटरल कंस्ट्रक्शन सिंपली बोलता है भैया जहाँ पे ना लैंग्वेज क्लियर हो, लैंग्वेज सिंपल हो, वहाँ पे हमें यूज़ कर लो। एक साथ अगर एक ही मीनिंग निकल रहा है तो हमें यूज़ कर लो, लेकिन अगर एक साथ ना लॉ में कई मीनिंग्स निकल रहे हैं या उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्शंस हैं तो हमें मत यूज़ करना है ना। तो एक बार पढ़ लेते फटाफट फटाफट लिटरल कंस्ट्रक्शन। चलो आ जाओ। This is the first rule of interpretation and most widely used. According to this rule, the words, phrases, and sentences of statutes are ordinarily to be understood in their natural, ordinary, popular, and grammatical meaning. तो जिस सेंस में लिखा है उसको उसकी फॉर्म में आप उसको रीड कर लो। an agreement which is enforceable by law is a contract. वेरी सिंपल, एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होंगे उनको कॉन्ट्रैक्ट मान लेना, बात खत्म हो जाती है। तो इनको इनके लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उसी लैंग्वेज में हम समझेंगे। इन अदर वर्ड, स्टैच्यू शुड बी अंडरस्टूड इन द ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। वेरी सिंपल। डिक्शनरी और टेक्निकल मीनिंग शुड बी गिवन ओनली इफ स्टैच्यूज प्रोवाइड सो, अदरवाइज ऑर्डिनरी और पॉपुलर मीनिंग शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस। तो जिस सेंस में, जिस लैंग्वेज में लिखे हुए उनको उसी फॉर्म में हम समझ लेंगे। अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगा? देखो ये सिंपल लिटरल कंस्ट्रक्शन, जिस फॉर्म में लेगा उसी फॉर्म में इंटरप्रेट करो। तो फिर सम ये कहाँ यूज़ नहीं करेंगे? हम ये वहाँ यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, एक ही वर्ड्स के कई सारे मीनिंग निकलेंगे, मीनिंग एम्बिगुअस होंगे, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन को हम कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे? जरा फटाफट देखते हैं। वर्ड्स आर नॉट क्लियर, जहाँ पे वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। लैंग्वेज इज़ नॉट प्लेन, लैंग्वेज प्लेन नहीं है तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। एंड मीनिंग इज़ एम्बिगुअस, अगर मीनिंग एम्बिगुअस है तो हम वहाँ पे इसको यूज़ नहीं करने वाले। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जो हम लोग बात करते हैं दूसरे रूल्स की, जिसका दूसरा रूल जिसका नाम है रूल्स ऑफ रिजनेबल कंस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा पूछा गया यार ये रूल है ना, इसको हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। रूल्स ऑफ रिजनेबल कंस्ट्रक्शन, या हम ये लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है, अट रिस मजीस वॉलिट कंपरिट, अट रिस मजीस वॉलिट कंपरिट, ये इस मैक्सिम पे भी बेस्ड है। हम इसको लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपको आपके एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन मैक्सिम अजस मजीस वॉलेट कंपरिट, या आपको पूछ सकते हैं कि रिजनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, या आपको पूछ सकते हैं कि गोल्डन रूल कौन सा है इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो इस लॉ के, इस रूल के हमारे पास ना कई सारे नाम हैं, तो हमें सारे नामों को भी याद रखना है। गोल्डन रूल, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, और मैक्सिम भी आपसे पूछ सकते हैं कि अटरेस मजीस वॉलेट कंपरिट, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन का सेकेंड रूल है। अच्छा, ये क्या कहता है? ये है रिजनेबल कंस्ट्रक्शन। मैम कंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो, इंटरप्रिटेशन का मतलब जिस फॉर्म में, जिस लैंग्वेज में लॉ लिखी हुई है, तो वो हम उसी लैंग्वेज में जब लॉ की ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है हमारे लिए इंटरप्रिटेशन। कंस्ट्रक्शन, समटाइम्स जब लॉ में हम कुछ ऐड और कुछ डिलीट करते हैं तो वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब जब हम अपनी लैंग्वेज में लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हम उसमें कुछ ऐड और हम कुछ डिलीट कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, है ना। हालांकि बहुत सावधानी से, लॉ मेकर्स ने जो कुछ भी लॉ में लिख रखा है उसका कोई ना कोई मीनिंग है, हम किसी भी चीज़ को ऐड और डिलीट अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। बट फिर भी लॉ मेकर्स की इंटेंशन को जब हम फाइंड आउट करते हैं, लॉ मेकर्स की इंटेंशन देखते हैं कि उन्होंने ये लॉ क्यों लिखा होएगा, तो वहाँ पे अगर हमें कभी कभी कुछ चीज़ों को ऐड करना या कुछ चीज़ों को हटाना पड़ता है तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड रूल पे पहुँच गए। सेकेंड रूल हमारा है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, या ये लैटिन मैक्सिम पे बेस्ड है अट्रेस मजीस वॉलेट कंपरिट, या हम इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं ना, किसी भी नाम से हम इसको समझ सकते हैं। क्या कहता है ये रूल, पहले हम समझते हैं फिर हम रीड करेंगे। ठीक है, क्या कहता है ये रूल? देखो, समटाइम्स ऐसा होता है कि जब लॉ को हम रीड कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि उसमें कॉन्फ्लिक्शन आ जाए और हमें ना पता चले कि इसमें क्या लिख रखा है, या हम उसकी ट्रू मीनिंग को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ना लॉ मेकर्स की इंटेंशन को प्रायोरिटी देते हैं कि लॉ मेकर्स ने क्या सोच के ये लिखा होएगा, और हम उसी के हिसाब से लॉ को फिर इंटरप्रेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे वहाँ जो वेलफेयर लॉज लिखे गए, वो वेलफेयर लॉज क्यों लिखे गए? जो लेबर लॉज लिखे गए वो क्यों लिखे गए? देखो, वेलफेयर लॉज लिखे गए ताकि लोगों के भले के लिए कानून बन सके। लेबर लॉज, जैसे लेबर का बहुत शोषण होता था, है ना, जो जो एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो पहले बहुत उनका शोषण होता था, लोग उन्हें पैसे तो देते थे
बट उसके बदले में बहुत सारा काम करवाते थे, ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन नहीं करते थे। तो हमारे पास लेबर लॉज आ गए, जैसे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये लेबर लॉज जो हमने पास किए, ये क्यों पास किए? इनकी इंटेंशन ये थी कि लेबर का वेलफेयर हो सके। अच्छा, तो जब भी हम लेबर लॉज को पढ़ेंगे तो हम हमेशा ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे लेबर के लिए, क्योंकि लॉ मेकर्स ने यही सोच के लिखा कि भाई हम इसमें लेबर वेलफेयर की बातें कर रहे हैं। जैसे मैटरनिटी एक्ट, लेबर वेलफेयर की बात हो रही है। जैसे सोशल वेलफेयर एक्ट जितने भी हमारे पास है, उसमें लोगों के भले के लिए हमने चीज़ों को लिख रखा है कि सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए ये ज़रूरी है। तो हम सोसाइटी को सॉफ्ट कॉर्नर पे रख के देखेंगे। तो वैसे ही जब भी हम किसी लॉ को पढ़ते हैं, तो लॉ मेकर्स ने जब लॉ लिखा होएगा तो उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होएगा, कुछ ना कुछ पर्पस होएगा। तो रिजनेबल कंस्ट्रक्शन कहता है, ये गोल्डन रूल कहता है कि जब भी हम किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करें तो हम लॉ मेकर्स की इंटेंशन को इम्पोर्टेंस देंगे। लॉ मेकर की इंटेंशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने क्या सोच के ये लॉ लिखा होएगा, हम उस पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे और हम उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैम फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक बड़ा फेमस केस लॉ हुआ था जिसमें ये है रामजी मिसाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ये बड़ा अच्छा केस लॉ है और मैं ये केस लॉ के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो ये केस में क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसका नाम था रामजी मिसाल। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये अभी हमारे पास ना एक एक्ट पास है, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट। हमारे पास एक एक्ट पास है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी पर्सन एबव 18 और बिलो 21 है, कोई भी पर्सन जिसकी एज एबव 18 एंड बिलो 21 है, तो ये सिचुएशन में अगर ये टाइम पीरियड में ये पर्सन ने कोई भी क्राइम किया तो हम इसको जेल में नहीं डालेंगे, हम इसको प्रोबेशन में डालेंगे। हम इसको कैदियों के बीच में नहीं डालेंगे, खूंखार कैदियों के बीच में नहीं डालेंगे। तो प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन है जो उसकी एज अगर 18 के एबव है और 21 के बिलो है, और ये दौरान उसने कोई भी क्राइम किया, तो ये केस में हम इस पर्सन को प्रोबेशन में डालेंगे। ओके, अब यही एक केस हुआ कि एक पर्सन था जिसने क्या किया, उसकी उम्र जो थी वो 18 से एबव थी और उसने कोई क्राइम कर दिया। अब क्राइम कर दिया तो क्राइम पे फिर ये केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट में हियरिंग होती रहती है, आज हियरिंग है, कल हियरिंग है, ऐसे करके। और 18 के एबव इसने क्राइम किया था, और जब कोर्ट में मुकदमे के लिए ये जाते हैं तो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इतनी तारीखें चेंज होती है कि जो जुर्म है, जो ऑफेंस है, वो तो इसने 18 के एबव बिलो 21 किया था। बट जब उसको कन्विक्शन होता है, इसको जब जेल होती है, तो जेल के टाइम पे जब वो कन्विक्शन सेंटेंस पास होता है तो वो टाइम पे ये एबव 21 होता है। तो अब मुद्दा ये आता है कि देखो यहाँ पे क्या हुई, दिक्कत हुई कि रामजी मिसाल ने जब 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 क्राइम किया तब उसकी उम्र थी 18 के एबव लेकिन 21 के बिलो, और जब उसको पनिशमेंट दी गई तब उसकी उम्र थी 21 के एबव। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि भाई ऑफेंस तो इसने 18 के एबव और 21 के बिलो किया था, उस हिसाब से अगर वो टाइम पे इमिडिएटली इसको अगर जेल हो जाती, इम्प्रिजनमेंट होती, इसको पनिशमेंट लगती, तो फिर ये प्रोबेशन में जाता। और आज जब इसको इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो ये टाइम पे इसकी जो उम्र है वो 21 के एबव है। तो अभी ये सिचुएशन में जेल अथॉरिटीज के पास एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई हम इसको कहाँ भेजें, प्रोबेशन में भेजें या हम इसको इम्प्रिजनमेंट भेज दें, जेल दे दें हम इसको, और हम कैदियों के बीच में इसको डाल दें। यहाँ पे प्रॉब्लम थी। तो अब ये केस ना सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और सुप्रीम कोर्ट से भाई पूछा जाता है कि क्या किया जाए, हम ऐसा क्या करें, इसको कहाँ डालें, क्योंकि जब इसने क्राइम किया था तब तो ये 18 के एबव था बट बिलो 21 था, अगर वो टाइम पे आप इसको पनिशमेंट देते तो हम इसको प्रोबेशन भेजते, और अब हम आपने इसको जेल दिया, अब हम खूंखार कैदियों के बीच में इसको डाल दे क्या? तो ये सिचुएशन आती है। तो अब ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये क्वेश्चन केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही क्वेश्चन मार्क लगता है कि भाई क्या किया जाए ये सिचुएशन में। तो लॉ मेकर्स ने कहा एक काम करते हैं, देखते हैं कि लॉ मेकर्स ने ये लॉ क्यों बनाया होगा, प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट।
तो जब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव को देखा गया कि लॉ मेकर्स ने आखिर में ये एक्ट को क्यों बनाया, अगर कोई भी क्राइम करता था तो वेरी सिंपल, सबको जेल में डालो, सारे कैदियों को एक साथ रखो। तो ऐसा क्या हो गया, क्यों बनाया ये एक्ट कि 18 के एबव और 21 के बिलो अगर कोई भी क्राइम करता तो उसको हम प्रोबेशन भेजेंगे, और अगर उसके ऊपर कोई क्राइम करता तो खूंखार कैदियों के बीच में डाल देंगे। तो ये एक्ट को जब पढ़ा गया, ये एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ा गया, तो लॉ मेकर्स की इंटेंशन इस लॉ को, इस एक्ट को लिखने के पीछे ये थी कि 18 के एबव किसी पर्सन ने क्राइम किया और 21 के बिलो है, तो अभी वो कह लो कि अभी उसका जो मानसिक विकास है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, और अगर इस सिचुएशन में है तो वो अभी भी मतलब अभी भी उसका दिमाग इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो इतना मेच्योर नहीं हुआ है। और अगर उसको हम खूंखार कैदियों के बीच में डाल देते हैं तो ये सब कुछ वो तो और बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा, और जेल देने का या पनिशमेंट देने का, कॉन्विक्शन देने का जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि व्यक्ति सुधर जाए। तो अब यहाँ पे ना लॉ मेकर्स ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखा कि भाई प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑब्जेक्टिव ये था, ये एक्ट को इसलिए लिखा गया था कि अगर कोई पर्सन 18 के एबव है और बिलो 21 है, और अगर उसने कोई क्राइम कर दिया इस दौरान, तो हम उसको प्रोबेशन में डालेंगे क्योंकि वो अभी इतना मेच्योर नहीं है। और अगर वो इस सिचुएशन में कैदियों के बीच में रहता है जिन्होंने मर्डर कर रखा है, जिन्होंने रेप कर रखा है, जिन्होंने डकैती कर रखी है, अगर ये उनके पास रहेगा तो ये भी बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। कहीं ना कहीं वो लोग इसको सिखाएंगे, इसके दिमाग पे उनका असर आएगा, और ये भी हो सकता है भविष्य में क्रिमिनल बन जाए। तो हम ऐसे लोगों को रखेंगे प्रोबेशन में, और अगर 21 के एबव आपने कोई क्राइम किया तो हम आपको सिंपली जेल में रखेंगे, बात खत्म हो गई, कैदियों के बीच में रखेंगे। तो क्लियर हो गया सब कुछ। लॉ मेकर्स के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो समस्या थी कि आखिर में रामजी मिसाल को कहाँ पे रखा जाए, जेल में रखा जाए या प्रोबेशन में डाल दिया जाए, तो ये सिचुएशन में सिंपली आया कि जिस समय इसने ऑफेंस किया था वो टाइम पे 18 के एबव और 21 के बिलो था, अगर वो टाइम पे इसको पनिशमेंट होती तो प्रोबेशन ही भेजते। बट जब सेंटेंस पास हुआ और वो 21 के एबव था, तो ऑफकोर्स हम इसको जेल भेजेंगे, क्योंकि अब 21 के एबव, अब ये पर्याप्त मेच्योर हो गया। अगर 21 के बिलो होते, आप मेच्योर नहीं होते, तो हम आपको खूंखार कैदियों के बीच में नहीं रखेंगे। बट अगर आप 21 के एबव हो तो आप प्रॉपर मेच्योर हो, और हम आपको नॉर्मली जितने भी क्रिमिनल्स जहाँ रहते हैं हम आपको वहीं रखेंगे। तो अब देखो जरा ध्यान से कि हमने ना, हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम ना एक लॉ में लिखा हुआ है कि अगर 18 के एबव आपने कोई क्राइम किया और 21 के बिलो हो तो हम प्रोबेशन में डालेंगे, और यहाँ पे जेल अथॉरिटीज़ ने जब सेंटेंस पास किया था वो 21 के एबव था। तो ये केस में इस केस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो हम लोगों ने लॉ मेकर्स की इंटेंशन देखी, और लॉ मेकर्स की इंटेंशन ने कहा कि जो 21 के बिलो है वो मेच्योर नहीं है, इसलिए हम उसको प्रोबेशन भेजते हैं, अदरवाइज हम उसको कैदियों के बीच में ही भेजते, हम उसको इम्प्रिजन देते, जेल देते, और हम उसको कैदियों के बीच में ही रखते। तो यहाँ पे ना लॉ मेकर्स की इंटेंशन बड़ी काम आ गई कि लॉ मेकर्स ने क्या सोच के लॉ लिखा था, और हम लॉ मेकर्स की इंटेंशन को देख के लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस, तो हमारा जो रूल है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन, ये क्या कहता है हमसे, ये यही कहता है कि जब भी हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करें और उसमें कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है, उसकी ट्रू मीनिंग फाइंड आउट नहीं हो रही है, तो हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं लॉ मेकर्स ने क्या सोच के लिखा होगा, और हम उनकी इंटेंशन को इंपॉर्टेंस देंगे। जैसे वेलफेयर लॉज में हम लेबर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, जैसे वेलफेयर लॉज है सोसाइटी के लिए हम एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले हैं। तो इस तरीके से लॉ मेकर्स की इंटेंशन को हम इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, तो फटाफट आओ जरा सा रीड करते हैं क्या कह रहे हैं। दिस इज द गोल्डन रूल, कर लेना ब्लॉक में है ना, आपको पूछा जा सकता है गोल्डन रूल के नाम से भी। दिस इज द गोल्डन रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स वुड बी गिवन utmost important. Interpretation must lead to sensible meaning. This rule mainly stresses upon the intention of the legislature and not the prima facie word. तो अब हम यहाँ पे वर्ड्स पे नहीं, हम लॉ मेकर्स के इंटेंशन पे ध्यान देंगे। तो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम लॉ मेकर्स की इंटेंशन को इंपॉर्टेंस दें तो ये होता है हमारे पास लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स every act has purpose. Yes, every act has a purpose and an objective. It is the literal meaning collide with the reason of the enactment. Acha, and the spirit of the intention of the law should be given more weightage than mere the words of the statutes. तो इसका मतलब क्या है, लॉ मेकर्स की इंटेंशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वर्ड्स को हम रीड करेंगे, ऐसा नहीं वर्ड्स को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट ऑफ कोर्स लॉ मेकर की इंटेंशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये लॉ, दिस रूल विल अप्लाई व्हेन द लिटरल इंटरप्रिटेशन मीनिंग इज ऑब्जेक्ट। जब जब हमारे पास लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज़ ना हो पाए, जब हमारे पास ना लॉ की लैंग्वेज
प्लेन ना हो, सिंपल ना हो, क्लियर ना हो, तो फिर वहाँ पे हम लोग ना ये रूल को यूज़ करेंगे। एंड व्हेन एप्लीकेशन ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल्स, जब हमारा लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल हो जाए तो लिटरल इंटरप्रिटेशन तो फेल हो जाएगा बिल्कुल। जब हम कॉन्फ्लिक्शन आ रहा है, लॉ मेकर्स ने एक्ट को लिखा है कुछ और सोच के, और अगर हम उसकी लाइन बाय लाइन को खाली इंटरप्रेट करते जा रहे हैं और हम उसको उसके लिटरल कंस्ट्रक्शन पे ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। तो जहाँ पे लॉ मेकर्स की इंटेंशन या उनका पर्पस फुलफिल ना हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये रूल को यूज़ करेंगे और उनकी जो इंटेंशन है हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये लॉ कहाँ पे अप्लाई नहीं होएगा, वर्ड्स आर क्लियर, जब वर्ड्स क्लियर होंगे तो लिटरल कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज इज प्लेन, लैंग्वेज प्लेन होएगी तो लिटरल कंस्ट्रक्शन, मीनिंग इज अनएम्बिगुअस, जब मीनिंग अनएम्बिगुअस होएगी तो लिटरल कंस्ट्रक्शन, व्हेन एप्लीकेशन ऑफ अ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल लीड टू द और इनजस्टिस, जब हमारे पास ना ऑब्जर्विटी आ जाएगी या इनजस्टिस नहीं होएगा तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। व्हेन इंटेंशन ऑफ द लॉ इज अननोन और नॉट क्लियर, तो फिर हम वहाँ पे व्हेन इंटेंशन ऑफ द लॉ इज अननोन और नॉट क्लियर, जब लॉ मेकर्स के इंटेंशन नहीं बताए कि क्या सोच के लिखा होएगा, तो फिर वहाँ पे हम ये वाले एक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला एक्ट वहीं लगेगा जहाँ लॉ मेकर्स की इंटेंशन हमें बताए। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, स्पिरिट ऑफ लॉ शुड बी गिवन ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस, जो लॉ मेकर्स हैं, स्पिरिट ऑफ द लॉ मेकर्स, यहाँ पे मेकर्स है क्या, मेकर्स शुड बी गिवन ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस, तो लॉ मेकर्स की इंटेंशन को देंगे इंपॉर्टेंस। इट डज नॉट इग्नोर चांसेस ऑफ फॉल्टी ड्राफ्टमैनशिप, समटाइम्स जो लोग लॉ लिखते हैं, ऑफकोर्स कोई वर्ड नहीं लिखा होएगा, या समटाइम्स ऐसा होता है कि सही वर्ड नहीं यूज़ किया होगा, सही शब्द नहीं यूज़ किया, तो समटाइम्स इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है ना। इन अदर वर्ड्स इट्स प्रिज्यूम दैट द ड्राफ्टमैन में मेक अ मिस्टेक वाइल ड्राफ्टिंग द लॉ, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम और आप भी अगर कुछ लिख रहे हैं, सोच कुछ और है और लिख कुछ और है, तो लिख कुछ और जाता है, तो समटाइम्स भाई लॉ मेकर्स जो है वो भी तो ह्यूमन बींग है, उनसे भी तो गलतियाँ हो सकती है। तो लॉ मेकर्स ने जब लॉ लिखा तो सोच कुछ और रहे होंगे, लेकिन शब्द सही प्रयोग नहीं किया, सही शब्दों के प्रयोग ना करने की वजह से लॉ के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, है ना, वहाँ पे क्या कहा गया था, वहाँ पे कहा गया था कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज, तो अब वहाँ पे मे की वजह से दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग जब लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ मेकर्स ने जो लिखा हुआ है, हो सकता है उन्होंने गलत शब्दों का चयन कर लिया और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो मैंने आपको इस पे रामजी मिसाल का केस पढ़ा दिया। आप एक बार फिर से रिवाइज करते कहाँ तक पहुँचे। सर हम लोग कर रहे हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम लोग प्राइमरी रूल पढ़ रहे हैं। प्राइमरी रूल में हमारे पास जो पहला रूल है वो क्या है, लिटरल कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे मीनिंग्स क्लियर होती, जहाँ पे मीनिंग क्लियर हो, वर्ड सिंपल हो, है ना, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मीनिंग अनएम्बिगुअस है, तो वहाँ पे हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज़ कर लेते हैं। और रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, समटाइम्स ऐसा होता है कि लॉ मेकर्स की इंटेंशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्शन आती है और लॉ मेकर की लॉ बनाने की जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं हो पाती, तो हम उनकी उनकी इंटेंशन को इंपॉर्टेंस देते हैं और ऑफकोर्स हम उसी के हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट हमारे रूल पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेड एंड रूल। हेडेंस रूल, है ना, या इसको मिस्चीफ रूल भी बोलते हैं या परपोजिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं फटाफट। सर ये क्या है, मिस्चीफ रूल या हेडेंस रूल्स या बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या परपोजिव कंस्ट्रक्शन, इतने सारे नामों से जाना जाता है इस लॉ को, इस रूल को, है ना। तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों के सीएस के एग्जाम में परपोजिव कंस्ट्रक्शन के नाम से पूछ लिया था कि एक्सप्लेन परपोजिव कंस्ट्रक्शन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था वहाँ पे। और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या मिस्चीफ रूल किसी भी नाम से पूछ लेते हैं यार, है ना, या हेडेंस रूल भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये है क्या, अगर हम इस रूल की बात करें तो ये क्या क्या कहता है यार। ओके, देखो, समटाइम्स जब लॉ मेकर्स ने लॉ लिखा होएगा तो हर व्यक्ति के सोचने का एक दायरा होता है, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई होगी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने लॉज बना लिए और लॉ इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो लॉ मेकर्स ने जब लॉ बनाया तो उनके भी सोचने का एक दायरा हो सकता है, एक लिमिट हो सकती है, या जिस टाइम पे लॉ बना उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई होगी, तो उस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए लॉ बना दिया होगा। बट फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हो सकता है कि शायद नियर फ्यूचर में उसमें और भी चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो जो बदल गई हो, तो अभी उनको डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ ऐसा होता है कि
हम जब लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ मेकर्स ने जब लॉ बनाया होएगा तो कुछ चीज़ों को हो सकता है ऐड किया हो, कुछ चीज़ें उससे छूट गई हो, या कुछ चीज़ें पुरानी हो गई हैं और आज हम मॉडर्न होकर लॉ पढ़ रहे हैं तो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, उनको हम लोग नहीं रीड करते, नहीं पढ़ते। तो मिस्चीफ रूल क्या कहता है, समटाइम जब हम लॉ को पढ़ते हैं और लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम हमारे को अराइज होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग मिस्चीफ रूल को यूज़ करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं, प्रैक्टिकल हम केस स्टडी देखते हैं। आ जाओ। तो हमारे पास ये केस है, इस स्मिथ वर्सेस ह्यूज का केस था। ये केस में क्या हुआ जरा हम देखते हैं। सर हमारे पास ना एक एक्ट पास है, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। हमारे पास एक एक्ट पास है जिसका नाम है स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। क्या कहता है ये एक्ट, क्या कहता है ये एक्ट क्या कहता है। देखो ये एक्ट को क्यों पास कराया गया पहले ये ध्यान देते हैं। देखो हुआ क्या कि पुराने टाइम की बात थी और जब हमारे पास स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट नहीं पास था और स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट के पहले भी इससे रिलेटेड कोई एक्ट आया भी नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, अ, रास्ते में कुछ लोग जा रहे होते हैं, आप लोगों को पता है बहुत सारे रेड अलर्ट एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे लोग चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मुंबई में बहुत सारे रेड अलर्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो वहाँ पे कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स उन्हें छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। अब लोगों को जो फैमिली पर्सन है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी समस्या होती है ऑफ कोर्स, जब कोई गंदे कमेंट पास करता है या कुछ कुछ छेड़खानी जैसी चीज़ें होती है, तो बहुत सारे जो रास्ते में चलते हुए जो लोग थे उन्हें बड़ी समस्या होती थी जब वो उस रेड लाइट एरिया, जो सॉरी रेड अलर्ट मैंने बोल दिया था, जो रेड लाइट एरियाज जो हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आम व्यक्ति आम जनता जब उन रास्तों से निकलती है तो ऑफ कोर्स उन्हें ना बहुत सारे गंदे कमेंट्स का सामना करना पड़ जाता है, बहुत सारी छेड़खानी उनसे हो जाती है, इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई, बहुत सारी कंप्लेन रेज हुई। तो इसके बेसिस पे हमारे पास एक एक्ट फॉर्म किया गया जिसका नाम था स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत अब अगर कोई भी व्यक्ति रास्ते में चल रहा है और अगर उसके साथ कोई छेड़खानी होती है तो इस एक्ट के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता था। तो इसे समझना, हमारे पास जब हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं और कोई हमारे ऊपर कोई कोई आके ना पीछे से लगा के चला जाता है, कोई अपनी गाड़ी से निकल रहा है अंडा खींच के मार दिया, तो पुराने टाइम पे सर रास्ते में हम जब चल रहे हैं तो रास्ते में अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो गया या कोई एक्टिविटी हो गई तो जिस व्यक्ति ने किया उसको पनिश करने के लिए कोई एक्ट नहीं था। कुछ लोग रेड लाइट एरियाज, रेड अलर्ट एरियाज थे, वहाँ से जब निकलते थे तो बहुत सारे जहाँ पे बहुत सारा प्रोस्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स उन्हें छेड़ते थे, परेशान करते थे। तो इसके लिए लोगों ने कंप्लेन रेज करी और उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट फॉर्म किया गया जिसका नाम था, इनैक्ट किया गया जिसका नाम था स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट। तो स्ट्रीट, अब कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते में जा रहा है तो उसको अगर छेड़खानी होती है, कोई भी पर्सन उसको छेड़खानी करी तो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट के अंतर्गत हम लोग एक्शन ले सकते थे। अच्छा, तो यह एक्ट में कैसे प्रोटेक्शन दी हम लोगों को, यह एक्ट में कैसे प्रोटेक्शन मिली हम लोगों को कि अगर कोई पर्सन रास्ते में जा रहा है स्ट्रीट पे और स्ट्रीट पे ही, रोड पे ही अगर उसके साथ कोई छेड़खानी होती है तो इस एक्ट के अंतर्गत हम लोग एक्शन ले सकते थे। अब जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया से निकलते थे, ये एक्ट पास हो गया और अगर किसी प्रोस्टिट्यूट ने किसी पर्सन को छेड़ा या कोई गंदे कमेंट पास किया तो इसके बेसिस पे ये एक्ट के अंतर्गत हम एक्शन ले लेते थे। तो ये एक्टिविटी तो कम हो गई, ये एक्टिविटी थी ये कम हो गई। अब लोगों के साथ रास्ते में छेड़खानी नहीं होती थी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, तो प्रोस्टिट्यूट्स ने क्या डिसाइड किया कि अब हम रास्ते में रोड पे खड़े होकर किसी को नहीं छेड़ेंगे, अब हम अपनी बालकनी से लोगों को छेड़ेंगे। और उन लोगों ने बालकनी से लोगों को छेड़ना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने इसके लिए भी कंप्लेन रेज करी कि रास्ते में तो हम राह चलते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो प्रोस्टिट्यूट्स है वो अपनी बालकनी से हमें छेड़ती है, बालकनी से अंडे फोड़ देते हैं हमारे ऊपर, बालकनी से हमारे ऊपर कचरा फेंक देते हैं, बालकनी से गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं। तो अब मुद्दा यह आया
ये पर्टिकुलर जो ऑफेंस हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो एक्ट हो रहा है, ये ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे नहीं आएंगे, और ये कौन से एक्ट में कवर होंगे। तो यहाँ पे फिर आए कि भाई पुलिस वालों के पास भी आए किस किस एक्ट के अंतर्गत हम ले, क्योंकि स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट में तो ये लिखा हुआ है कि जो स्ट्रीट पे रोड पे जिनके साथ छेड़खानी हो रही है हम उन्हें ही पनिश कर सकते हैं। अगर आपने रोड पे खड़े होके छेड़खानी करी तो हम आपको पनिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी बालकनी से छेड़खानी कर रहे हो या अपनी बालकनी से गंदे कमेंट पास कर रहे हो, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट बालकनी को इंक्लूड नहीं करता था। बट देखो, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते में चल रहा है तो वो शांति से रास्ते में चल सके, उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना हो। तो ये सिचुएशन में अब ये फिर से जाता है कोर्ट में, केस जाता है, और कोर्ट में जज साहब कहते हैं कि यहाँ पे ऑफकोर्स हमने स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट में स्ट्रीट को तो कवर कर लिया, लेकिन अभी भी जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उनके साथ ही छेड़खानी हो रही है, लेकिन बालकनी से हो रही है। तो यहाँ पे ये एक मिस्चीफ आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ हमें चीज़ों को और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्ट्रीट तो कवर कर लिया था, बालकनी को कवर नहीं किया था, और हमने सोचा नहीं था कि बालकनी से भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस प्रॉब्लम को दूर किया गया एंड स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट में लिखा गया कि स्ट्रीट इंक्लूड्स बालकनी ऑल्सो, यानी कि यहाँ पे हमने किसी एक्ट को, किसी वर्ड को ऐड कर लिया, ताकि अब देखो मिसचीफ रूल क्यों कहते हैं। मिसचीफ रूल का मतलब है जब किसी एक्ट में लॉ मेकर्स ने कोई लॉ लिखा, उसमें कोई चीज़ है जो ऐड नहीं करी गई, या कोई चीज़ है जो बहुत पुरानी हो गई, उसको अब डिलीट करने की आवश्यकता है। तो ये केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्रेस द मिसचीफ, मिसचीफ को दूर करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं एंड एडवांस द रेमेडी, और हम रेमेडी ग्रांट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट था हमारा, ये जो रूल कहता है, ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है सप्रेसेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। आ जाओ फटाफट देखते हैं क्या कहता है। मीनिंग ऑफ द रूल, द रूल सेज when by the following literal meaning for the purpose of the act is not achieved, लिटरल मीनिंग अचीव नहीं हो रही है। स्ट्रीट में स्ट्रीट को तो कवर किया, लेकिन बाकी चीज़ें कवर नहीं हो रही और उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है। देन इंटरप्रिटेशन शुड बी डन इन सच वे दैट इट सप्रेसेस द मिसचीफ, मिसचीफ प्रॉब्लम को दूर कर सके एंड एडवांस द रेमेडी, और रेमेडी ग्रांट कर सके, बचाव कर सके लोगों का, है ना। तो मिसचीफ रूल कहता है सप्रेसेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये लोग? when words are ambiguous, when words are capable of more than one meaning, when extended meaning is possible, यानी street means street means street, street means balcony also, तो balcony को हम कवर कर सकते हैं, तो extended meaning possible है, उस चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। एंड when literal interpretation fails to achieve the purpose of the act, और लिटरल इंटरप्रिटेशन करने से ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी लोग रास्ते में चल रहे हैं और लोगों के साथ छेड़खानी हो रही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करी गई। तो फिर जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, तो फिर हम लोग मिसचीफ रूल का यूज़ करते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, वर्ड्स आर क्लियर, जब वर्ड्स क्लियर है तो ख़त्म हो गई बात ही ना। फिर आता है मीनिंग इज अनएम्बिगुअस, दो मीनिंग नहीं निकल रहा है, सिंपली एक ही मीनिंग निकल रहा है। एंड फिजिकल स्टैट्यूज, फिजिकल स्टैट्यूज का मतलब होता है जो हमारे पास क्रिमिनल लॉज होते हैं जहाँ पे पेनल्टी एंड पनिशमेंट ज़्यादा लिखी होती है, इंडियन पेनल कोड। तो जब पेनल्टी की बात, कहीं पे कोई लॉ ऐसा है जहाँ पे सिर्फ पेनल्टी 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 लिखी गई है, तो अगर आप ये करोगे तो आपको इतनी पेनल्टी, अगर आप ये करोगे तो इतनी पेनल्टी, तो उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल स्टैट्यूज। और फिजिकल स्टैट्यूज में एक ही मीनिंग निकलती है, अगर आपने मर्डर किया इतनी पेनल्टी, अगर आपने रेप किया तो इतनी पेनल्टी, आपने डकैती करी तो इतनी पेनल्टी। तो फिर वहाँ पे तो हमें ना कुछ ऐड और डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी क्रिमिनल लॉज जो होते हैं, तो क्रिमिनल लॉज को तो हम उनको जिस फॉर्म में जिस मीनिंग में लिखे हुए हम उनको उसी मीनिंग में इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो इनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लॉज, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन, फर्दर इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ना हो, तो उनको फिजिकल लॉज बोलते हैं, फिजिकल स्टैट्यूज बोलते हैं। तो जहाँ पे फिजिकल स्टैट्यूज होंगे वहाँ पे भी हम लोग मिसचीफ रूल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर भी करने होते हैं। अब फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर अप्लाइंग दिस रूल, क्या कहते हैं, वॉट वॉज द लॉ बिफोर एनैक्टमेंट ऑफ द एक्ट। जब ये प्रॉब्लम जाती है तो देखते हैं अच्छा स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट में ये कवर नहीं हो रहा, क्या इसके पहले कोई और एक्ट था? तो स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट के पहले बचाव के लिए कोई और एक्ट था ही नहीं। एंड वॉट वॉज द मिसचीफ फॉर विच द लॉ कुड प्रोवाइड रेमेडी। अच्छा, स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट में कवर नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रीट ऑफेंस एक्ट बना क्यों था? जो लोग रास्ते में चल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, एंड व्हाट वाज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, रेमेडी क्या प्रोवाइड कर रहा है ये एक्ट? जो लोग राहगीर हैं, जो रास्ते में चल रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको उनको सेफ रख रहा है। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ द रेमेडी, क्यों रीजन क्या है
तो अगर इनके इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं और हमें ना एक ही चीज़ ध्यान में आती है, एक ही वर्ड, एक ही एक्ट ध्यान में आता है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पे आंसर कर देते हैं. After answering the above question, the judge should apply the interpretation that suppresses the mischief and offers the remedy. ठीक है ना यार? ओके. तो ये रूल का बेसिकली मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सप्रेसेस द मिस्चीफ, मिस्चीफ को दूर करना, प्रॉब्लम को दूर करना, एंड एडवांस द रेमेडी, और रेमेडी को ग्रांट करना. ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कितने टॉपिक पढ़े यार? हम लोग कर रहे हैं इंटरप्रेटर स्टैट्यूज, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी रूल्स, और प्राइमरी रूल्स में हम लोगों ने कर लिया है लिटरल कंस्ट्रक्शन, यानी कि जब वर्ड्स क्लियर हो, लैंग्वेज प्लेन हो और मीनिंग अनएम्बिगुअस हो, तो वहाँ पे हम लोग लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, समटाइम जब हमें ऐसा लगे कि लॉ मेकर्स की इंटेंशन ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग वहाँ पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, गोल्डन रूल का यूज़ करेंगे, है ना. अट रेस्ट मेजिस वॉलेट कंपरिट, ये लैटिन मैगजीन के बेस पे जो रूल है हम उसको यूज़ करने वाले हैं. एंड थर्ड रूल हमारा क्या है? मिस्चीफ रूल. मिस्चीफ रूल का मतलब क्या होता है? मिस्चीफ रूल का मतलब सम टाइम जब लॉ मेकर्स ने लॉ लिखा तो उन्होंने कुछ बहुत कुछ लिमिटेड शब्दों का प्रयोग किया, और हो सकता है कि शायद उन चीज़ों में हम नई नई चीज़ों को भी हम ऐड कर सकते हैं, और भी चीज़ें ऐड हो सकती है. तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग उन चीज़ों को ऐड कर लेंगे. समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पुरानी हो गई है और अब हमें उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो हम उन चीज़ों को हटा भी देंगे. आई कहानी समझ में? फिर हमारे पास आता है, हम लोग फोर्थ रूल पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, और हम आते हैं इस जस्टिस जनरल पे. ये रूल क्या कहता है हमारे पास? ये रूल क्या कहता है इस जस्टिस जनरल? ये रूल कहता है कि आ जाते हैं तो बताते हैं. रूल ऑफ जस्टिस जनरल ये क्या कहता है यार? ये जो रूल है ये कहता है कि समटाइम्स जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो वो एक्ट में अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई वर्ड यूज़ किया गया है, वो वर्ड इंक्लूड करता है एक क्लास ऑफ स्पीसीज़ को, तो हम उस जगह पे वो क्लास ऑफ स्पीसीज़ यूज़ करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहता है कि जो सिटीजनशिप मिलेगी वो नेचुरल पर्सन को मिलेगी. एंड पर्सन इंक्लूड्स कौन? पर्सन इंक्लूड्स कौन? नेचुरल पर्सन मीन्स कौन? नेचुरल पर्सन मीन्स मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर. हमारे वहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास है, एंड ये कहते हैं कि जो सिटीजनशिप ग्रांट होगी मिलेगी वो नेचुरल पर्सन को मिलेगी. एंड नेचुरल पर्सन मीन्स कौन? जो जन्म लेते हैं, हम जैसे जो हमारे तुम्हारे जैसे ह्यूमन बींग है हम उनकी बात कर रहे हैं. एंड ह्यूमन बींग में कौन आएगा? मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर. आई कहानी समझ में? तो इसका मतलब ये है कि पर्सन इंक्लूड्स ह्यूमन बींग, पर्सन, नेचुरल पर्सन. देखो पर्सन तो बहुत सारे होते हैं. पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइड फैमिली, फॉर्म, AOPPOI, है ना, बहुत सारे पर्सन होते हैं. तो हम खैर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है कि सिटीजनशिप मिलेगी नेचुरल पर्सन को. नेचुरल पर्सन मीन्स कौन? मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर. ठीक है. तो ये जो रूल है ये क्या कहता है? ये रूल कहता है, ये लैटिन फ्रेज कहती है कि सेम क्लास और स्पीसीज की बात कर रहे हैं. कोई एक शब्द अगर कई सारी चीज़ों को कंटेन कर रहा है, तो अगर वो वर्ड लिखा हुआ है तो वो लॉ उस पूरे स्पीसीज के लिए है. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, अगर कहीं पे एनिमल्स लिखा है तो एनिमल्स मीन्स आप समझते हो. अगर कहीं बर्ड्स लिखे हैं तो बर्ड्स मीन्स कोई एक बर्ड नहीं, हम स्पैरो या हमिंग बर्ड या पिकॉक की बात नहीं कर रहे हैं. बर्ड्स मीन्स पूरी स्पीसीज हम काउंट कर लेंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स कहीं पे हमने लिख दिया डॉग, लॉयन, टाइगर, है ना. नहीं, एनिमल्स इंक्लूड पूरी की पूरी एनिमल्स स्पीसीज, है ना. तो समटाइम्स जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ को पढ़ते समय हम लोग ना कोई शब्द यूज़ करते हैं, और वो शब्द एक क्लास ऑफ पर्सन या पूरी की पूरी स्पीसीज को अगर कंसीडर करता है, स्पीसीज को डिफाइन करता है, तो ये सब कोर्स वो वर्ड में सभी लोगों की हम बात कर रहे होंगे, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम व्हीकल एक्ट पढ़ते हैं. जब हम व्हीकल एक्ट पढ़ते हैं तो व्हीकल इंक्लूड्स व्हाट? अगर कहीं कहीं पे उस व्हीकल एक्ट में अगर व्हीकल शब्द लिखा है तो व्हीकल का मतलब क्या होगा? व्हीकल मीन्स ऐसे ऐसे साधन जो रोड पे चलते हैं, ऐसी चीज़ें जो रोड पे चलती है ना. ऐसे मोटर व्हीकल जो रोड पे चलते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? व्हीकल कहलाएंगे. तो इसका मतलब है जितने भी मोटर व्हीकल जो रोड पे हमारे पास चलते हैं हम उन सबको कवर कर रहे हैं यार, है ना. तो अब जरा देखते हैं इस लॉ को. Ecosystem generis is a Latin phrase which means of the same class or species.
The ageism generis rule is that where there are general words, where there are general words following a particular specific word, the general word should be construed in the light of the specific word. ठीक है? For example, the law refers to automobiles, truck, tractors, motorcycle और other motor powered vehicles. तो व्हीकल एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो व्हीकल एक्ट में सर हम किसकी बात करते हैं? व्हीकल्स की. एंड व्हीकल इंक्लूड्स व्हाट? व्हीकल इंक्लूड्स ट्रैक्टर, ट्रक, मोटरसाइकिल, बसेस, सब कुछ आ जाएगा यार. क्या व्हीकल इंक्लूड्स एरोप्लेन? नहीं. तो फिर हम एरोप्लेन को नहीं, क्योंकि एरोप्लेन रोड पे थोड़ा नहीं चलता है, तो फिर हम एरोप्लेन को कंसीडर नहीं करने वाले. हवाई जहाज? नहीं, हवाई जहाज को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हवाई जहाज रोड पे नहीं चलता है. तो व्हीकल एक्ट पास है, जो लोग व्हीकल की कैटेगरी में आएंगे. व्हीकल इंक्लूड्स, व्हीकल मीन्स व्हाट? व्हीकल मीन्स जो चीज़ें रोड पे चलती हो, है ना. तो क्या हम इसमें सर इसमें हम सिप को ले लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं लेंगे सिप को. क्या हम इसमें एरोप्लेन को ले लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं लेंगे. हवाई जहाज लेंगे? ऑफ कोर्स नहीं लेने वाले हैं ना. क्यों? क्योंकि ये चीज़ें रोड पे नहीं चलती हैं. ठीक है. तो इजेजम जनरस क्या कहता है कि अगर एक जनरल वर्ड है और वो एक स्पीसीज, एक सेम क्लास ऑफ स्पीसीज को फॉलो कर रहा है, तो हम सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे और हम फर्दर किसी को एक्सटेंड नहीं कर, इस वर्ड को एक्सटेंड नहीं करेंगे. अच्छा, अब देखते हैं ज़रा ध्यान से कहाँ पे ये एक्ट अप्लाई होते हैं. द स्टैट्यूज कंटेन अ लिस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक वर्ड्स. जैसे एनिमल्स मीन्स बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आ जाएंगे इसमें, है ना. बर्ड्स मीन्स बहुत सारे आ जाएंगे. व्हीकल मीन्स बहुत सारे आ जाएंगे. अब आगे बात करते हैं. द स्पेसिफिक वर्ड्स डेप्स द क्लास और अ ग्रुप. ये क्लास और ग्रुप की बात कर रहे हो. द लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड इज नॉट एग्जॉस्टेड. द जनरल वर्ड्स फॉलो द specific word, and there is no clear intent shown by the law that the general terms be interpreted in a broader sense. और यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया है कि अच्छा ठीक है इस वर्ड में हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे. अगर किसी लॉ में ये कहा जाता है कि हम इस शब्द में इसको भी इंक्लूड करेंगे तब तो फिर वहाँ पे करेंगे. और अगर नहीं कहा है, अगर व्हीकल में कहते हैं कि अच्छा व्हीकल मीन्स एरोप्लेन भी, तो फिर उस पर्टिकुलर जगह पे हम व्हीकल मीन्स एरोप्लेन को कंसिडर करेंगे. अदरवाइज व्हीकल मीन्स जो रोड पे चलते हैं, हवाई जहाज, एरोप्लेन, ये चीज़ें नहीं आएंगी. Not applicable to. So the rule of igism generis must be applied with a great caution. Whether the rule shall applied or not will of discussion of the court. अगर ये कोर्ट की डिस्कशन यहाँ पे ना अप्लाई किया जाए तो फिर हम नहीं अप्लाई करने वाले. आई बात समझ में? इट स्पेसिफिक वर्ड्स फॉलो अ जनरल वर्ड, दिस रूल विल नॉट अप्लाई. जनरल वर्ड फॉलो अ स्पेसिफिक वर्ड, ये रूल अप्लाई होगा. बट अगर कोई जनरल वर्ड है, कोई स्पेसिफिक वर्ड है, वो जनरल वर्ड को फॉलो करे तो ये रूल अप्लाई नहीं होने वाला. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा. तो आज की क्लास में हमने ना इंटरप्रिटेशन चैप्टर स्टार्ट किया है और इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने कर लिया है प्राइमरी रूल. प्राइमरी रूल में हम लोगों ने लिटरल कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जहाँ पे वर्ड्स क्लियर होंगे, मीनिंग प्लेन होएगी. जहाँ पे अनएम्बिगुअस मीनिंग होएगी वहाँ पे लिटरल कंस्ट्रक्शन यूज होएगा. फिर हम लोगों ने किया था गोल्डन रूल, जहाँ पे हम लोग लॉ मेकर्स की इंटेंशन को प्रायोरिटी देंगे. फिर हम लोगों ने कहा था मिस्चीफ रूल. समटाइम्स लॉ मेकर्स ने जब लॉ लिखी तो बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकता है शायद उन्होंने नहीं लिखे हो, भूल गए हो, या हो सकता है उन चीज़ों का अभी इन्वेंशन ना हुआ हो, वो चीज़ें अभी नहीं आई हो. बट जब भी चीज़ें उसमें आ जाएंगी या समटाइम्स उस लॉ को और एक्सटेंड किया जा सकता है, उसकी मीनिंग को और एक्सटेंड किया जा सकता है, मिस्चीफ रूल यूज़ करेंगे. मिस्चीफ रूल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्रेसेस द मिस्चीफ, मिस्चीफ को दूर करना, प्रॉब्लम को दूर करना, एंड एडवांस द रेमेडी. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं. एंड हमने उसके बाद कौन सा रूल उठाया था? हमने उसके बाद उठाया था इजेजम जनरस. इसका मतलब है सेम क्लास और स्पीसीज. अगर कोई जनरल वर्ड है और वो किसी स्पेसिफिक वर्ड को फॉलो करता है तो जहाँ पे भी वो जनरल वर्ड है वहाँ पे वो सारे स्पेसिफिक वर्ड आ जाएंगे, लेकिन हम इसको फर्दर और एक्सटेंड नहीं करेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल लिया व्हीकल का. व्हीकल इंक्लूड्स व्हाट? व्हीकल इंक्लूड्स जितने भी चीज़ें रोड पे चलती है, जितने भी मोटर व्हीकल हैं जो रोड पे चलते वो आ जाएंगे. लेकिन व्हीकल मीन्स एरोप्लेन, हवाई जहाज या शिप नहीं होएगा, क्योंकि ये चीज़ें रोड पे नहीं चलती हैं. तो हम लोगों ने यहाँ तक इतना कर लिया. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो सेकेंडरी रूल्स करेंगे एंड एज वेल एज हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी हम लोग करने वाले हैं. तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें आप, और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें, है ना, फर्दर और वीडियोस के लिए. और अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट या कोई टॉपिक है जिसका आप रिवीजन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज देंगे. ऑफकोर्स मैं आपको वो वीडियो लेके आऊँगी आपके पास.